उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और लगातार मजेदार होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था अखिलेश यादव जा रहे हैं महाराष्ट्र और वहां वो ओवैसी को चोट पहुंचाएंगे, तो ओवैसी साहब आ गए हैं उत्तर प्रदेश यहां चोट पहुंचाने के लिए और 2 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। तो इसका क्या असर होने वाला है, सामने मुस्लिम प्रत्याशी होगा तो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई में क्या बीजेपी को फायदा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी, जिनको 2 सीटें समाजवादी पार्टी देने को तैयार है, वो उत्तर प्रदेश में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। अभी तक जो खबर है वो यही है कि कांग्रेस खुश नहीं है उन 2 सीटों से और वो नहीं लड़ेगी। दूसरी चर्चा जनता जानना चाहती है भाई कि आखिर बीजेपी की लिस्ट कहाँ अटकी हुई है। कहाँ तो बीजेपी लोकसभा चुनाव हो या जो अन्य चुनाव हो रहे हैं या अन्य जगहों पे उपचुनाव हो रहे हैं, सब जगह लिस्ट जल्दी जारी हो जाती है, पर उत्तर प्रदेश में बात कहाँ फंसी है, क्यों लिस्ट नहीं आ रही है और कब तक इस लिस्ट के आने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे साथी कुबूल जी। ओवैसी साहब महाराष्ट्र में तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे थे, चर्चा थी उनका नुकसान करेंगे। ओवैसी साहब आ गए यहाँ और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो 9 सीटों में से 2 सीटों पर तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। एमआईएम ने कुंदरकी से मोहम्मद वारिस को और मीरापुर विधानसभा से अरशद राणा को उम्मीदवार बना दिया है और दोनों ही सीटें देखा जाए तो वहाँ पर मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है, यानी कि मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर हैं। ऐसे में ओवैसी का आना, 2 मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारना, तीसरी शीशामऊ सीट है कानपुर की, वहाँ नहीं उतारना, इस चर्चा है कि वहाँ पर उन्होंने इरफान सोलंकी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनको समर्थन दे दिया है। क्या चल रहा है ओवैसी साहब के मन में? निश्चित तौर पे ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश की जो खास तौर से 9 जो सीटें हैं उसमें से 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। आप देखिए कि उन्होंने अरशद राणा को जो उतारा है वो मीरापुर सीट से उतारा है जी। अरशद राणा वो हैं जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनको कांग्रेस ने वो सीट सपा ने जिसे घोषित किया, अरशद राणा ने पाला बदला, एमआईएम में आए और एमआईएम ने उनको टिकट दे दिया। वहाँ के मजबूत नेता हैं, खास तौर से राजपूत मुस्लिम हैं और अपना उनका जनाधार है, उस वोट पे है। उनके आने से क्या हुआ कि वहाँ पे जो खास तौर से कादिर राणा की बहू लड़ रही थी, जो वो भी मुस्लिम राजपूत है समाजवादी पार्टी से, निश्चित तौर पे उनकी सियासी टेंशन जो है ये बढ़ा दिया। एक चीज। दूसरी चीज आप आइए फिर कुंदरकी विधानसभा सीट में आप देखिए कि वहाँ से अरशद जो है, मोहम्मद अरशद जो वारिस हैं उनको दिया है जी। मोहम्मद वारिस वो कैंडिडेट हैं जो 2022 में एमआईएम के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं और कुंदरकी सीट पे 14,000 वोट हासिल करने में कामयाब हैं। यानी कि वो 14,000, कांग्रेस का वहां पे 1,000-1,500 वोट नहीं मिल पाया था, लेकिन कुंदरकी में एमआईएम ने करीब 14,500 वोट वहां पाने में कामयाब रही है। तो वहां पे उन्होंने अपने पुराने कैंडिडेट पे एक बार फिर से दांव लगाया है। सपा ने वहां पे अभी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन ये है कि उम्मीद कि वहां से लड़ सकते हैं। बसपा ने कुंदरकी सीट पे अपने पुराने जो पार्टी के नेता रहे हैं उनको चुनाव उतारा है और छिदा। हाँ, छिदा, ये वो नेता हैं जो संभल से हमेशा चुनाव लड़ते रहे। अच्छा। बसपा के पे बसपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो काफी तुर्क समुदाय से आते हैं और वहां पे वो हमेशा चुनाव लड़ते ही रहे और वो खुलेआम चुनौती देते रहे, ये जानते हुए भी नहीं, मगर वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं। एक मजबूत नेता है। बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद ने भी आसपा अपनी जो प्रत्याशी है वो तय कर दिया है, हाजी चांद बाबू को उतारा है। हाँ, ये और देखिए अब आप ये हो गई कुंदरकी सीट में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं और मुझे लगता है सपा भी हाजी रिजवान को अपना उम्मीदवार बना सकती है, जो पूर्व विधायक रहे सपा से, उनको उतारने के चांसेस हैं। तो आप देखिए कि वहां कुंदरकी सीट पे 4 के चारों जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हों, बसपा से हों या फिर एमआईएम से हों या फिर आजाद समाज पार्टी से, चारों मुस्लिम हैं। यही स्थिति जो है मीरापुर में भी बन गई है। मीरापुर में भी जो कैंडिडेट हैं आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी से सुंबुल राणा हैं और अरशद राणा जो है बसपा इनसे हैं, शाहनजर जो है बसपा उससे हैं और जाहिद हुसैन जो हैं वो आजाद समाज पार्टी से हैं। तो कुंदरकी और खास तौर से मीरापुर दोनों जगह जो स्थिति बन गई है, विपक्ष से वो मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि कुंदरकी में करीब 50% से ज्यादा 60% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं।
इसके अलावा आप चले जाइए दूसरी सीट जो अब मीरापुर की है, वहाँ 35% से 1,10,000 से ज़्यादा वोट जो है मुस्लिम समुदाय का है जी। अब सारी पार्टियों ने खोल दिया। अभी बीजेपी ने दोनों सीटों, बीजेपी के पास जो कुंदर की सीट है और मीरापुर सीट जो है आरएलडी के पास है, दोनों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो देख रहे हैं किसको लड़ाया जाए। पिछली बार वहाँ देखें कुंदरकी में बीजेपी कैंडिडेट लड़े थे तो 82,000 वोट पाने में कामयाब रहे। जी। आरएलडी मीरापुर में लड़ी थी और जीत दर्ज की थी, हालांकि उस समय वो सपा के साथ रही। अब सपा के बाद जो स्थिति बदली है, अब वो बीजेपी के साथ है। अब मीरापुर सीट पे जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट खेले तो मुझे लगता है कि आरएलडी अब मुस्लिम कैंडिडेट तो नहीं खेलेगी। अब आरएलडी वहां पे 3 वोटर बड़ा फैक्टर है जी। जाट, गुजर, मुस्लिम। मुस्लिम कैंडिडेट ऑलरेडी वहां घोषित हो चुका है और सपा की वहां पूरा जो राजनीतिक आधार है वो मुस्लिम वोटों पे टिका हुआ है। बसपा ने भी मुस्लिम उतारा है। बसपा की कोशिश है कि दलित मुस्लिम कम्बिनेशन हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद अभी नगीना के जीत से उत्साहित हैं, वो भी दलित मुस्लिम कम्बिनेशन बनाने की कोशिश किए हैं जी। अब समाजवादी पार्टी, अब वहाँ पे बीजेपी जो है कि कोशिश है कि आरएलडी की कोशिश है कि जाट या गुजर समुदाय से कोई कैंडिडेट उतारा जाए, क्योंकि गुजर समुदाय से वहाँ ऑलरेडी पहले 2 विधायक रहे हैं। आरएलडी के अभी मौजूदा चंदन चौहान थे, इससे पहले बीजेपी से अवतार भड़ाना जीते थे, बाद में छोड़ के कांग्रेस में आ गए थे वो। तो आप देखिए कि वहाँ गुजर, जाट और मुस्लिम, तो मुझे लगता है कि वहाँ से जो आरएलडी से 2 दावेदार हैं, चंदन चौहान अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं और वहाँ पे एक मलूक नागर जो बसपा से आए हैं, सांसद रहे हैं, वो भी अपने परिवार में चाहते हैं कि वो सीट मिले। तो आप देखिए कि यहाँ लड़ाई है, खास तौर से मुस्लिम वोटों का जो है और दलित मुस्लिम कम्बिनेशन पे पूरा विपक्ष टिका हुआ है। तो वहीं पे आरएलडी अगर मीरापुर में देखें तो उसकी कोशिश है जाट और गुजर कम्बिनेशन बनाने की। अब वहाँ और इसके अलावा वहाँ प्रजापति वोटर हैं तो उनकी नज़र है। तो मुझे लगता है कि मीरापुर का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। अब ऐसे कुंदरकी देख लीजिए, कुंदरकी में भी मुस्लिम बनाम जो है खासतौर से बीजेपी का वहाँ आना है तो हिंदू कैंडिडेट ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे ये बात साफ है कि जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है वो उसमें बिखराव साफ दिख रहा है और सबकी नज़र है। तो निश्चित तौर पे सब वहाँ के, सबसे बड़ी बात है कि जो भी नेता लड़ रहा है सब कद्दावर नेता लड़ रहे हैं जी। तो वोटों का बिखराव मुझे लगता है उसकी संभावना प्रबल दिखने लगी है। लेकिन पिछले 2 चुनाव से हम अगर देखें सौरभ भाई तो वोटिंग पैटर्न देखिए, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले 2022 का विधानसभा चुनाव, मुस्लिम वोटों में बिखराव थोड़ा सा कम हुआ है। नहीं हुआ, यही ये मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि भाई हम जब बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट क्या बढ़ सकता है या तमाम मुस्लिम प्रत्याशी हैं विपक्ष की तरफ से, मगर जो पिछला लोकसभा चुनाव देखा तो वहां पर भी ऐसे सीन कई जगह बन रहे थे और मुस्लिमों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को चुना था। अभी तो हालांकि इंडिया गठबंधन में ही तमाम तरह की शिकायतें और आपस में खींचतान चल रही है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज, और फिर ये भी कहा जाता है भाई हर चुनाव अलग होता है और खासतौर पर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर लोकल समीकरण भी बड़े हावी हो जाते हैं। कई बार आदमी ये भी चुन देखता है कि भाई हमारी जान पहचान किससे है, हमारा काम कौन करा सकता है, हमारी गली में नाली कौन बनवाएगा, सड़क कौन बनवाएगा, इस तरह की चीजें भी लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं। तो क्या वो असर डालेगा? देखिए जो खास तौर से 2022 का वोटिंग पैटर्न रहा है या फिर 2024 का, वो ये तो दिखा रहा है कि जो भी बीजेपी को हरा रहा होता है खासतौर से इंडिया गठबंधन के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर वोट किया है। उसके लिए उसने बसपा और एमआईएम जैसी पार्टियों के मुस्लिम कद्दावर नेताओं को भी नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस से भी लड़े बहुत सारे बड़े नेता, उनको नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने दिया। और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ मुस्लिम ही नहीं, अगर कहीं पे मुस्लिम कैंडिडेट बसपा से रहा है, एमआईएम से रहा है, अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हिंदू रहा है, उसको भी मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग किया है। ये पैटर्न दिख रहा है। अगर इससे माना जाए, अगर इसको हम फार्मूला मानते हैं तो इसका मतलब है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव फिर भी नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई सीधे नेक टू नेट है। लेकिन हम बाईपोल देखते हैं। एक आजमगढ़ का बाईपोल अभी इस चुनाव के पैटर्न में दिखता है कि आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया और बसपा ने गुड्डू जमाली को दे दिया जी। और वहां का जो वोटिंग पैटर्न ये बता रहा है कि वहां वोटों का बिखराव हुआ और वहां पे ये हालत हुई कि 60% मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ चला गया और 40% मतदाता जो है गुड्डू जमाली के साथ चला गया और उसका नतीजा रहा कि धर्मेंद्र यादव उस सीट पे 8,500 वोटों से हार गए थे जी। आजमगढ़ जैसी सीट समाजवादी पार्टी का हारना एक बड़ा झटका था। ये पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ये तब दिख रहा है जब बसपा से एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट खड़ा था। तो इस बार के चुनाव में भी बसपा ने वही स्ट्रेटजी अपनाई है। शाहनजर वहां के खास तौर से जिला पंचायत सदस्य हैं, लगातार नेता हैं और खास तौर से जो वहां पे एक मुस्लिम बिरादरी में सबसे ज्यादा वोट झोझाओं का है। एक बिरादरी होती है झोझा जो खेती उती करती है, पसमानदा मुस्लिमों में है, झोझाओं का अच्छा खासा वोट है। शाहनजर झोझा समुदाय से आते हैं।
दूसरी तरफ आप देखिए एमआईएम कैंडिडेट और सपा के कैंडिडेट दोनों जो है वो खास तौर से मुस्लिम राजपूत हैं। इसके अलावा जो एक और जाहिद हैं वो भी झोजा कैंडिडेट हैं। तो आप समझ सकते हैं दो जो मुसलमानों के जो 4 कैंडिडेट हैं उसमें 2 झोजा हैं और 2 जो है राजपूत हैं। तो इनके जो खास तौर से कॉम्बिनेशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका इफेक्ट मुझे मीरापुर सीट पे दिख सकता है। और अगर ये वोटिंग पैटर्न रहा मुस्लिम वोटों में जातियों में बिखरा हुआ तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि मीरापुर सीट जो है वहां पे जो है आरएलडी की राह आसान हो सकती है। और जो अभी तक मुझे दिख रहा है क्योंकि मुसलमानों में खास तौर से इस तरह का पैटर्न दिखा है जातियों का खास तौर से, क्योंकि वहां 2 राजपूत मुसलमान लड़ रहे हैं तो 2 ध्वजा मुसलमान लड़ रहे हैं और दोनों का अपना अपना जनाधार है। बिल्कुल, बाकी तो भविष्य में ही पता चलेगा कि ओवैसी साहब किसका कितना नुकसान कर पाते हैं और मुस्लिमों के वोट में कितना बिखराव होता है, क्या होता है और कितना बीजेपी। सौरभ भाई एक और बात कि बसपा जो ये एमआईएम जो है खासतौर से ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, ओवैसी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से कुंदरकी संभल इस बेल्ट में मुरादाबाद बेल्ट में एमआईएम अच्छा खासा वोट पा रही है, जीत नहीं पा रही है, लेकिन वो चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। संभल जैसी नगर पालिका पे उसका कब्जा है एक, दूसरा है वो नगर पालिका वो संभल विधानसभा सीट पे बहुत मामूली वोटों से 2017 में चुनाव हार गई थी एमआईएम। वहां पे एक 80,000 वोट अगर पा गई है 72,000 वोट तो ये बड़ी चुनौती है। तो मैं कह रहा हूं उस इलाके की आप कई सीटें उठा के देख लीजिए, एमआईएम का जो जनाधार है वो संभल मुरादाबाद में है और इस बार खासतौर से बाईपोल है और इसके चुनाव जीतने से हारने से कोई सरकार पे या किसी राजनीतिक दल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऐसे में मुसलमानों का कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है और ख़ास तौर से अगर ये एक्सपेरिमेंट होता है, अगर ओवैसी इस बात को मैनेज कर ले जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं इससे कोई प्रभाव नहीं होना, एक राजनीतिक टेस्ट मुस्लिम वोटों का हो सकता है, तो एक नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है इन दोनों सीटों पे। मुझे लगता है खास तौर से कुंदर की सीट पे ये एमआईएम का तो मान सकता हूं कि दिख सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इसको बीजेपी बनाम सपा बनाने में कामयाब रहती है तो ये भी इफेक्ट दिखेगा। दूसरी तरफ अगर बसपा ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि कुंदरकी और मीरापुर सीट पे यादव मतदाता नहीं दोनों पे, यहाँ सपा का पूरा स्टेक जो लगा हुआ है वो मुस्लिम वोटों पे लगा हुआ है और अगर मुस्लिम वोट करेंगे तो क्या होगा, और वो ये भरोसा बना ले जाती है कि दलित मुस्लिम हम यूनाइट कर ले जाएंगे और दलित मुस्लिम एक हो जाता है जीत जाएगा। तो ये लड़ाई सपा के बीजेपी बनाम वो है, बसपा बनाम जो है बीजेपी भी हो सकती है। वही सवाल यहाँ यही उठता है कि मायावती कितना भरोसा दिला पाएंगे। देखिए ये पिछले चुनाव में जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा है और लगातार उनका जनाधार गिरा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना क्योंकि वो चुनाव में चीजें हैं, ये पूरा वोट जो है विपक्ष की राजनीति पूरी मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। अब ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे है बीजेपी और एनडीए के पास कि क्या वो जो तमाम मेजोरिटी वोट है, खास तौर से जो योगी आदित्यनाथ का एजेंडा है कि बटोगे तो कटोगे, अगर उस नैरेटिव को सेट करने में मुझे लगता है कि जिस तरह से एक उनकी रैलियों का सौरभ भाई प्लान आ चुका है, 18 रैलियां उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पे करने का, यानी कि एक सीट पे 2 रैलियों का उनका प्रोग्राम योगी आदित्यनाथ का है। इसके अलावा डिप्टी सीएम दोनों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की भी रैली होनी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम जो अलग अलग समुदाय के नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी लगा रखी है। यानी कि बीजेपी इन 9 सीटों को चुनाव को लेके बहुत सीरियस है और बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। और खास तौर से जो एक नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव से सौरभ भाई बना हुआ है, एक भ्रम बन गया है कि जो है वो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को नंबर 2 की स्थिति में पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश में। आने वाले चुनाव में इसका इफेक्ट होगा, पीडीए फार्मूला हिट रहा। इस नैरेटिव को तोड़ने की भी कोशिश बीजेपी की है कि 2027 तक इसको बना के न रख पाए विपक्ष और इसको क्यों ना हम उपचुनाव में ही खत्म कर दें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, मगर चर्चा लोगों के बीच ये है और जो बीपी बढ़ा हुआ है वो बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इस वजह से है कि आखिर टिकटें कहाँ हैं, प्रत्याशी कब घोषित होंगे, इसको लेकर एकदम बवाल मचा हुआ है। और आप देखिए कि शुरुआत में पहले तो ये हुआ कि गठबंधन की क्या सूरत होगी, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, तो भाई ये फॉर्मूला निकला कि 2 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, बाकी पर बीजेपी लड़ेगी। संजय निषाद की नाराज़गी की खबर आई, आज भी चर्चा है कि संजय निषाद दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ वो अपनी बात रख रहे हैं। तो हालांकि तस्वीर ये साफ है कि 7-2 का फॉर्मूला रहेगा, 2 आरएलडी 7 बीजेपी लड़ेगी। और कल को जब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होता है तो वहाँ पर बीजेपी लड़ेगी। फिलहाल तो वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, तो 9 सीटों पर कब लिस्ट आ रही है इसको लेकर बड़ा मचा हुआ है। कल एक मीटिंग भी बताई जा रही है दिल्ली में हुई है, जिसमें जितने भी
जो स्टेक होल्डर्स हैं उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर संगठन मंत्री से लेकर अध्यक्ष से लेकर सब लोग उसमें मौजूद रहे हैं। तो उस मीटिंग में कहा जा रहा है कि जो पैनल था, 3 लोगों का नाम का पैनल गया था, उसमें से नाम पर मुहर लग गई है। लिस्ट की चर्चा ये है कि शाम तक लिस्ट आ सकती है। क्या सुनने में आ रहा है कबूल जी? सौरभ भाई देखिए, मैंने जैसे कि अभी कहा ही कि ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत है। बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने की जो उम्मीदवारों की लिस्ट थी, पहला चीज था बीजेपी की लिस्ट क्यों देर हो रही थी। बीजेपी के सारे नाम फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी के स्टेट उत्तर प्रदेश संगठन ने हर सीट पे 3 नामों का पैनल भेज दिया है और उन 3 नामों के पैनल पे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, उसमें उनके नाम भी फाइनल कर लिए गए कि किसे लड़ाना है जी। लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें फंसी हुई हैं। यह थी कि संजय निषाद लगातार एक बात कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो आज संजय निषाद को बुलाया गया है। उनके जो सवाल हैं, उनके जवाब, मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व, उनकी जितनी संशय हैं वो सारी चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी डिस्कशन है, उसमें मुझे लगता है वो चीज़ें, उनकी कोशिश है कि मंझुआ और कटहरी सीट हमको दी जाए जी। अगर 2 में से 1 सीट का भी फार्मूला बन जाता है तो उनकी कोशिश है कि हो जाए। लेकिन बीजेपी इस बार के चुनाव में वो ये दिखाना चाह रही है, मुझे लगता है आश्वासन देगी कि अभी हमें चुनाव लड़ने दीजिए, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के सिंबल पे होगा तो उसका सीधा असर जो है वो पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे में संजय निषाद को समझाने की कोशिश की जाएगी, या उनको हो सकता है कि एक उपचुनाव के बजाय एक एमएलसी के कोटे का ऑफर दिया जा सकता है, क्योंकि एमएलसी की सीटें भी आ रही हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त इस तरह के आश्वासन दिया जा सकता है, इस भरोसे में उनको मैनेज किया जा सकता है और वो मैनेज हो जाएंगे संजय निषाद, क्योंकि अभी भी सरकार में है, सत्ता में है। सत्ता में रहते हुए इतना बड़ा राजनीतिक रिस्क लेने का कोई, ओम प्रकाश राजभर हर कोई नहीं बन जाता है कि वो छोड़ दें। बाद में ओम प्रकाश राजभर को एहसास हुआ कि हमने मंत्री पद छोड़ के कितनी बड़ी गलती की, वो वापस भी आ गए। तो ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है सत्ता में रहते हुए सत्ता से अलग होने का जो है रिस्क नहीं ले पाएंगे, एक चीज ये तो हो सकता है मैनेज हो जाए। बीजेपी ये चाहती है कि सारे हमारे जो अलायंस हैं उनको संतुष्ट कर लिया जाए। आरएलडी ऑलरेडी मीरापुर से सीट से वो हो गई है, हालांकि वो भी खैर सीट मांग रही थी, लेकिन उसको कहा गया मीरापुर लड़ने। मीरापुर सीट पे उनके 2 कैंडिडेट, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो है चंदन चौहान की पत्नी और मनुग नागर के परिवार से किसी एक को वो टिकट बना सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि गुर्जर समुदाय से ही वो किसी को टिकट देंगे, एक चीज। तो अब बची 8 सीटें। बीजेपी जो है 8 सीटों पे अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन कर चुकी है और बीजेपी इस बार एक नया प्रयोग खास तौर से करने जा रही है। जो समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला है उसका काउंटर प्लान है इनके पास। इन्होंने भी वही किया है कि ज्यादा से ज्यादा दलित और पिछड़े को चुनाव लड़ाया जाए और दलित पिछड़ों को लड़ा जाए। हो सकता है कि कुछ जनरल सीटों पे भी दलित कैंडिडेट जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है जी। तो अगर ऐसा करती है जनरल सीटों पे, और कहीं जहां पे प्रभावित जो है अपर क्लास का वोट है वहां भी ओबीसी पे दांव खेल सकती है। तो मुझे लगता है कि एक तरीका है वो, और उसके लिए पैनल तैयार है। अगर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से जाति समीकरण बनाया है और हर सीट पे 3 कैंडिडेट रखे हैं, तीनों में 2-2 जो है डिफरेंट जातियों जहां पे जिस्म है। अगर मझुआ सीट देखिए तो वहां पे उन्होंने मौर्य भी रखा है, बिंद भी रखा है, दोनों बहुत अहम है। फूलपुर में आ जाइए तो कुर्मी भी रखा है, मौर्य भी रखा है। तो इसके अलावा आप आ जाइए सीसामऊ में तो ब्राह्मण भी रखा है और ठाकुर भी रखा है। तो इस तरह से अलग अलग जो है सीटों के समीकरण के लिहाज से उन्होंने अपने सिलेक्शन बनाए। अब मुझे लगता है जब लिस्ट आएगी तो उसमें जब 8 नाम होंगे बीजेपी के, तो उसमें भी समीकरण का साधने का पूरा प्रयास होगा ताकि एक मैसेज देने का काम किया। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो पीडीएफ फार्मूला है उसका काउंटर प्लान बीजेपी लेके आ रही है और इस चुनाव में खास तौर से जो ये एक मैसेज गया है कि दलित वोट खिसका है, अति पिछड़े वोट बैंक भी खिसक के गए हैं। तो मुझे लगता है उन जो वो माहौल, वो नैरेटिव बना है उसको तोड़ने की कोशिश बीजेपी इस लिस्ट करेगी। इसीलिए बीजेपी इंतजार कर रही। मुझे लगता है आज शाम तक बीजेपी की लिस्ट आ जानी चाहिए, और वरना कल सुबह तक बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पहले सुबह के हाफ में 12 बजे से 1 बजे तक आ जाएगी, क्योंकि नामांकन की 25 तारीख डेट है। तो 2 दिन में नामांकन को समय मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ से लेकर सब बीजेपी के रैलियों का फार्मूला बन चुका है और ये सारी चीजें तय। बिल्कुल, बीजेपी एग्रेसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं माफी चाहूंगा, मैंने कुछ देर पहले बोल दिया था कि 7 सीटों पर बीजेपी और 2 आरएलडी, 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 1 पर आरएलडी लड़ेगी। कांग्रेस और सपा वाला चल रहा था 7-2 वाला फॉर्मूला। तो 8 सीटों पर किसी भी समय आज शाम रात तक लिस्ट आ सकती है बीजेपी की, ऐसी चर्चा है, ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है। और आज शाम नहीं तो कल दिन में तो ये लिस्ट आ ही जाएगी। जैसा कि कपूर जी ने बताया भी कि
25 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उसके पहले सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चर्चा है कि आज शाम रात देर रात तक, वैसे भी बीजेपी का रहता है कि देर रात तक लिस्ट आती है, तो देर रात तक लिस्ट आ सकती है। तो जब आएगी लिस्ट तो उसकी चर्चा भी हम जरूर करेंगे, कौन नाम फाइनल होते हैं, क्या समीकरण रहता है और कितना वो सूट करेगा बीजेपी को। ये तो खैर जब नतीजे आएंगे 23 तारीख को तभी पता चलेगा। बाकी हम तक जो अपडेट आएगा आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।